गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं आशीष कुमार, आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूरे पूरे महिंद्राज फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आज के इस स्पेशल क्लास में, होली स्पेशल क्लास में, आज हम लोग आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आए हैं, कुछ डिफरेंट थिंग मैं लेकर के आया हूं आज की इस क्लास में, जो कि आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलने जा रही है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही एंजॉय करिएगा। उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उतने ही टाइम पीरियड, 1 मिनट का जो टाइम पीरियड मैं आपको दे करके क्वेश्चंस में लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी तरह से हम लोग आज की क्लास में भी करेंगे कि हम 1 मिनट का टाइमर लेकर के चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी शॉर्ट में हम जिसको कहते हैं डीआई, यानी आंकड़े विश्लेषण। आंकड़े विश्लेषण में एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पर आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, यानी कि अप्रैल में है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी तक एसएससी सीएचएसएल आप लोग को पता है टेंटेटिव डेट्स जो है अप्रैल में है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप सभी लोग लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें, और अपने टोटल मार्क्स, जितने क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं उसमें टोटल मार्क्स भी अपने देखें, और साथ ही साथ इस बात का भी आकलन करें कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी वही बात है कि हम लोग सीख पाए यहां से। तो उम्मीद करूंगा आज के इस सेशन में आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एसएससी में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट पूछता है, जो पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, किसी भी पैटर्न का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मिले, आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सबसे पहला होता है टैबुलर, यानी कि टेबल वाला डीआई भी कहते हैं। फिर दूसरा आपका हो सकता है कौन सा, पाई चार्ट वाले हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, थर्ड आपका बार ग्राफ हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद और एक आपका डीआई हो सकता है लाइन ग्राफ। मोस्टली आपके यही 4 डीआई एसएससी में अभी फिलहाल के लिए पूछे जा रहे हैं, या इन्हीं के मिक्स फॉर्मेट भी पूछे जा सकते हैं। तो जब भी कभी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बार ग्राफ में दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले उसकी हेडिंग पढ़नी है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देखना है, देन इसके बाद उसके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ना है। तो आप सभी लोग इसी सेम प्रोसेस के साथ जाएंगे। पहले पूरी हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा एनुअल वार्षिक लाभ जो है ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001। हिंदी में क्या कर रहा है, निम्नलिखित आलेख में 1996 से लेकर 2001 की अवधि के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ दिया गया है। 1996 1996 का दिया है, अलग अलग वर्षों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। 1996 दिया है, 1997 दिया है, 1998 दिया है, 1999 दिया है, 2000 है, 2001 दिया है। अलग अलग ईयर में एनुअल प्रॉफिट यानी वार्षिक लाभ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे, डेटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है 1999 में, 1999 में कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखते भी चलिएगा, बताते चलिएगा कि 1999 में, 1999 में कितना परसेंट का प्रॉफिट है। तो जी हाँ बच्चों, आप लोग सही आंसर कर, प्रॉफिट है 60। तो 65, और वो भी किसमें, यूनिट क्या दी है, लाख दिया है, मतलब 65 लाख का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीजें हमें समझ के रखनी है। इस डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक चीज समझ आ चुका कि भाई एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट गिवन है हमें 1996 से लेके 2001 तक, इसमें दिया है, लाख में दिया है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी बातें अगर समझ आ गई हमें, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है इस डीआई पर बेस्ड। इस डीआई पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा। मैं टाइमर ऑन करता हूं, सारे बच्चे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स पे आंसर भी करते रहना है आपको। सभी लोग को बिल्कुल लाइव क्लास की तरह एक्टिव होकर के क्लास में सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और डिस्कशन जारी रखना है। चलिए बेटा मैं पढ़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कहता है क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वाज रुपीज
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो कभी भी, प्रॉफिट इक्वल्स टू, यानी कि लाभ बराबर, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि हिंदी में अगर मैं लिखूं बेटा, लाभ बराबर आय माइनस व्यय में से जितना आय हो रहा है, आय में से व्यय को हटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। इसी फॉर्मूले को लगा करके आप सबने आंसर बनाया होगा। वेरी गुड बेटा, आप सभी लोग अगर 75 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, अगर हम बात करें 1996 1996 में, तो 1996 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 45, किसमें, लाख में। और एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दे बेटा, प्रॉफिट यानी कि 45, 45 इक्वल्स टू इनकम पता करना है और एक्सपेंडिचर कितना है, 30, 30 है, सॉरी, एक्सपेंडिचर 30 है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 45 प्लस 30, 45 और प्लस 30, दैट मीन्स इनकम हो जाएगा 70, इनकम हो जाएगा 75 लाख। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे, मैं एक टाइमर भी ऑन कर देता हूं, एक फॉर्मूला आपको यहां पे और बताता हूं। पिछले में भी एक फॉर्मूला सीखा हमने, यहां पे भी एक फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट अगर कभी भी आगे आपको पूछे, कभी भी प्रॉफिट परसेंट पूछे ऐसे केस में, तो इनकम यानी कि आय माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। आई मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर, अपॉन कितना, एक्सपेंडिचर यानी ई इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। ये बात अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यूटिलाइज इसको करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को पढ़े तो क्या कहता है, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ कंपनी हैज इंक्रीज्ड फास्टर। कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा बढ़ा है। जिस ड्यूरेशन में कंपनी का प्रॉफिट सबसे बड़ी ज्यादा बढ़ा है, तो इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका यह है कि हम ऑप्शन से बनाएं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, कि हम किससे बनाएं, ऑप्शन से बनाएं, ऑप्शन के थ्रू जाएं इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड। तो आप सभी ने आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कैसे, अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को पकड़, 2000 से 2001। तो भाई 2000 से 2001 में बोलो बेटा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कमेंट बॉक्स पे लिखना है सबको, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो आपसे पूछा बेटा इंक्रीज है, लेकिन यहां हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो। ऑप्शन नंबर सी, 96 से 97, 96 से 97 इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 1997 से 1998, 97 से 98 क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, ये आंसर नहीं हो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, 98 से 99 कितने का इंक्रीमेंट हुआ है बेटा, 15 का। तो सबसे ज्यादा फास्टर किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 98 से 99। अगर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा, सेम आंसर। तो जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का करेक्ट आंसर था, 98 से 99। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन करता हूं, सारे बच्चे ट्राई करें इस क्वेश्चन को बनाने का, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था, द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ वर्ष में, कौन से वर्ष में सबसे अधिकतम, कौन से ऐसा वर्ष है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट लाभ सबसे अधिकतम है। तो मैं जानता हूं बेटा आप सभी ने आंसर बना लिया होगा, आंसर बना लिए तो कमेंट पे बोलिए। तो और आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा कि सर सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है ना, सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ये रहा 45, ये 55, ये 50, 65, 65। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 75। कौन से ईयर में, 2000 में। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपने आंसर किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते चलने और बनाते चलने हैं। आपको एक बात और बता देता हूं बेटा, ये जितने क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, सारे एसएससी सीएचएसएल 2019 के एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी ट्रिक्स और इनको सीख, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला नया डीआई का क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम पहले हेडिंग पढ़ते हैं, हेडिंग को रीड करते हैं फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, द गिवन ग्राफ शोज द पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टॉट बाय 6 टीचर्स।
6 टीचर हैं, कौन कौन से? मिसेस तनेजा, मिस्टर जोशी, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर गुलाटी, डॉक्टर कॉलरा और मिस्टर मिसेज मधु, मिसेज मधु, मिस मधु, इतने लोग हैं। मिस मधु इतने लोग हैं भाई। अब ये हिंदी में भी पढ़ने क्या कहता है, दिए गए आलेख में सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में एक स्कूल के 6 शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के उत्तीर्णांक प्रतिशत को दर्शाएंगे। यानी कि मिसेस तनेजा की अगर बात करें, कॉन्सेप्ट समझना बेटा, मिसेस तनेजा की अगर बात करें 2017 में अगर इनके द्वारा जो स्टूडेंट पढ़ाए गए उनका पासिंग परसेंटेज 98 था, तो 2018 में 100%। 100% मतलब जितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया सबके सब पास हो गए, जितने बच्चों को पढ़ाया सभी के सभी पास हो गए। फिर अगर बात करें मिस्टर जोशी के बारे में, 2017 में अगर 85 तो 2018 में 92, मतलब अगर 85 100 में से 85 अगर 2017 में पास हो रहे थे तो 100 में से 92 पास हो रहे हैं 2018 में। ये कहने का मतलब है, उम्मीद करता हूं थीम समझ आई होगी आपको डीआई की। चलते हैं, पढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। लाते हैं पहला क्वेश्चन और देखें एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019 का क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सभी के लिए बेटा। सब लोग बच्चे बनाएं, मैं टाइमर ऑन करता हूं, स्टार्ट हो जाओ बेटा, बनाना स्टार्ट करो। देखो कौन बताएगा सबसे पहला जवाब, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से पढ़िए और बनाइए। कहता है आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव शोन द मैक्सिमम इंप्रूव। उस शिक्षक को पहचानिए जिसके छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया, जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या दिखा है आपको, इंप्रूवमेंट दिखा है। वो टीचर कौन से हैं? ऑप्शन मिस्टर जोशी, डॉक्टर कॉलरा, मिसेस तनेजा एंड मिस्टर सक्सेना है। ठीक है, मिस्टर सक्सेना। इतने ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, ये 4 ऑप्शंस हैं, बस ऑप्शन से आपको बनाना है। तो जी हाँ बच्चे, जिन्होंने भी आंसर किया डॉक्टर कालरा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर जोशी की बात की जाए, तो मिस्टर जोशी के उसमें पासिंग में कितना परसेंटेज का चेंज आया, इंक्रीमेंट हुआ? 7% का। ठीक है भाई। डॉक्टर कालरा की बात करें, डॉक्टर कालरा का कितना परसेंट बेटा? 85 से 97 यानी कि 12 इंक्रीमेंट हुआ। मिसेस तनेजा की बात करें, मिसेस तनेजा का कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा? 2 का इंक्रीमेंट हुआ पासिंग परसेंटेज में स्टूडेंट्स का। और मिस्टर सक्सेना की बात करें तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा? 9 का इंक्रीमेंट। 78 से 9, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें हो रहा है? डॉक्टर कॉलरा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एसएससी सीएच। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन फिर से एक नया सवाल है, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं हेडिंग। हेडिंग में क्या दिया है? द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। क्या दिया है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। एक कंपनी के अलग अलग सेगमेंट में जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस हैं, उनका डेटा गिवन है। जैसे कि बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना दे रहा है? 25%, ट्रांसपोर्ट पे 17.5, टैक्सेस पे 10 दे रहा है, सैलरी पे 15 एक्सपेंसेस हो रहे हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना? 5% दे रहा है। तो इस तरह से अलग अलग क्या है उसके एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें इनके क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, पहला क्वेश्चन। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर। आपको सेम टू सेम क्या करना है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी 1 मिनट के अंदर, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। वेरी गुड, इतना काम आपको कंटिन्यू करते रहना है, उस पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड। कंपनी का कुल व्यय अनुसंधान और विकास और वेतन पर कुल व्यय का कितने गुना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी टोटल का कितना है, इसकी बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग के आंसर आ चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, मैक्सिमम लोग के आंसर आ चुके हैं ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, फैबुलस परफॉर्मेंस। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें सबसे पहले, अगर हम सबसे पहले बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमसे कह रहा है, तो सबसे पहले एडिशन के लिए हम ये डेसिमल डेसिमल वालों को पकड़ेंगे बच्चे। तो पकड़ेंगे ये दोनों डेसिमल डेसिमल वाला, ध्यान से देखना सभी लोग, एसएससी सीएचएसएल का सेम सेम क्वेश्चन है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 17 0.5 अलग रख दो, पहले 17 और 22 ऐड करो,
तो 22 प्लस 17 39 और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 140। ये हो गया 40। अब पकड़ो बेटा किसको 25 को 5 वाले को 5 5 25 और 15 ये दोनों भी हो गए कितने 40। यानी 40 और 40 कितना हो गया 80। 80 प्लस 20 कितना हो गया 100। 100 प्लस 110 और 5 150। यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना बेटा 150। और फिर कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D और प्लस सैलरी। और प्लस क्या करना है सैलरी प्लस करनी है। तो चलो भाई देखें जरा सा। तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना 5 और सैलरी में कितना 15 यानी कि 20। तो कह रहा है ये 115 इस 20 का कितना गुना है। तो हम सीधा सा सवाल सॉल्व करेंगे बेटा। हम कहेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो 115 20 का कितना टाइम्स है यही तो पूछ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5.75 ऑप्शन नंबर 5.75 ऑप्शन नंबर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका क्योंकि 115/2 करेंगे 57.5 आएगा। जीरो है एक डिजिट डेसिमल किसका आएंगे आ जाएगा 5.7। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सारा सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। कोई डाउट हो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर फिर से देखिए। ठीक है चलिए बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। समझते चलिए सॉल्व करते चलिए। वेरी गुड। और क्लास को एंजॉय करते रहिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। एक्टिव होके पढ़िए ज्यादा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन फिर से उसी डीआई पर बेस्ड है। चलिए टाइमर ऑन कर दिया है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सारे बच्चे बनाएंगे। आप सभी को बनाना है और कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोटल एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसपोर्ट। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। टैक्स और लोन पर इंटरेस्ट इन दोनों के सम का रेशियो क्या होगा हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए बच्चे कितने कुछ लोगों के आंसर आने स्टार्ट भी हो गए होंगे आगे होंगे। वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बाकी और लोग भी आंसर कर दें। आंसर आते जाए कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइए। आंसर आते जाए कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइए। बिल्कुल भी इंतजार मत करिए मैं बताऊंगा फिर कैसे। अगर किसी से नहीं बना बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना। समझना है बेटा हमें सीखना है। कैसे आएगा आंसर मैं बताता हूँ। तो जी हाँ आंसर आ चुके हैं आप लोग के बेटा 17:। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा भाई 25। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा भाई 17.5। तो 25 प्लस 17.5 ऐड करोगे बेटा कितना जाएगा 25 10 35 35 7 42 42.5 42.5। ये हो गया किसका इंफ्रा प्लस ट्रांसपोर्ट। लिखना चाहते हो तो मैं पूरा लिख देता हूं बेटा। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा प्लस ट्रांसपोर्ट। तो दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा ये है 25 प्लस 17 दोनों का सम कर देंगे आंसर हो जाएगा 42 किसी के मन में डाउट ना रहे। फिर दूसरा सेकंड थिंग जो हमसे पूछा है उसके बारे में अगर बात करें बेटा। सेकंड थिंग जो हमसे पूछ रहा है उसके बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस और प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो टैक्सेस पे कितना खर्चा है 10 है और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 22.5 यानी कि 10 प्लस 22 फाइनली आ जाएगा 32। अब हमसे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो जो रेशियो हमसे पूछ रहा है उस रेशियो की अगर हम बात करें बेटा जो रेशियो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो रेशियो पूछ रहा है 42.5 रेशियो 32.5। तो आप डेसिमल डेसिमल हटा के जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 25 से कैंसिल होगा 17 टाइम्स 25 से कैंसिल टाइम्स। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर होगा। आप बढ़ते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन ये रहा एक नया क्वेश्चन फिर से आ चुका। ध्यान दीजिएगा एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो डीआई के क्वेश्चन आए किसी किसी सेट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले बेटा। कितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में
एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन डीआई के, जिनमें 3 क्वेश्चन सेम ही एक ही डीआई के 3 क्वेश्चन और एक सिंगल क्वेश्चन अलग डीआई का। तो इस टाइप के लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं कैसे क्या कह रहा है। हेडिंग पढ़ लेते, समझ लेते, फिर आगे क्वेश्चन। द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट द सैलरी, एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड सेविंग। सैलरी, एक्सपेंडिचर, टैक्स, सेविंग, ये फिर से बार ग्राफ है। ठीक है, बार ग्राफ में पहला वाला सैलरी है, दूसरा वाला एक्सपेंडिचर है, तीसरा वाला टैक्स है, चौथा वाला सेविंग। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। डिटेल्स इन रुपीज, डिटेल्स ऑफ पर्सन ए, बी, सी एंड डी, इन 4 लोगों का पर मंथ में दिया। चलिए भाई, इन 4 मंथ में दिया गया है सभी का, सॉरी इन 4 लोगों का पर मंथ में दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, जैसे मान लीजिए ए का हम कहते हैं टैक्सेस कितना है, तो ए का टैक्स आप कहोगे सर 450, इसमें रुपीज में। अगर मान लो मैं कहता हूं बेटा सी का एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, आप कहोगे सर 5550। बस यही डेटा हमें समझ के रखना है। आगे बनाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके इस डीआई का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप सभी लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन समझ लेते क्या कह रहा है। द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, इनमें से किसके केस में टैक्स जो है परसेंटेज ऑफ सैलरी, सैलरी के परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए, सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो किसमें हाईएस्ट, ये पूछ रहा है। वेरी गुड, बनाओ बेटा। सभी बच्चों से बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कह सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बनाएंगे बेटा सभी से बन जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा समय अगर आपको लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पहले खुद से एक बार ट्राई करना है, आपको सॉल्व करके देखना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, तब जाके आपको समझ आएगा, तब आप सीख पाएंगे। यही काम करना है। ओके, चलिए तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर बना लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा व्यक्ति, बी, पर्सन बी, ऑप्शन नंबर डी और पर्सन बी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा किसका हाईएस्ट है, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, सभी का निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट। पहले ए का अप्रोक्सीमेटली देखेंगे, ए का कितना, किसकी बात हो रही है, टैक्स की। ये भाई थर्ड नंबर का टैक्स कितना 450, इनकम कितनी 12,000, तो 450 जो है 12,000 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, 450 जो है 12,000 का 2020 कैंसिल, 8080, 3 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 15, 15/4 यानी 3.75, 4 3 जा 12 और 3/4 यानी कि 0.75 गया। एक आ गया भाई। बात करते हैं बी का, समझना बेटा। अब बी का कितना है 950, 950 आउट ऑफ टोटल कितना 18,000 में से इंटू कितना। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 0000, एक सिंगल जीरो, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, जब 2 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एक चीज गौर करें, 18 से लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, हमें बताना इनमें से कौन अधिकतम है, मैक्सिमम है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एज इट इज ऐसे छोड़ दे रहा हूं। समझना बच्चे सभी। अब आ जाते हैं सी पे, गौर से समझना सभी लोग। आ जाते हैं सी पे, तो सी पे बात करते हैं बेटा, सी का कितना 550, 550 आउट ऑफ टोटल मनी कितना 15,000 इंटू, यहां से ये डबल जीरो और यहां से डबल जीरो, ये सिंगल जीरो, 15 से कैंसिल होगा, 15 3 जा 45 और 10 बच गया, यानी कि या कि एक काम कर देते हैं और आसान हो जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5 से एक काम करते हैं, ऐसा कैंसिल कर देते हैं और आसान हो जाएगा बेटा आपको समझने के लिए। 5 से 3 कर दें और 5 से 11 कर दें, 3/11, 11 मतलब 3 3 जा 9 और 2/3 मतलब हो गया कितना 3.66, 3.66, क्योंकि 11/3, 3 3 जा 9 जाएगा, 2/3 बचेगा 66 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डी का, लास्ट बचता है डी का, और से देखना डी का कितना बेटा 600, डी का है 600 आउट ऑफ टोटल कितना 16,000। मैं आपको सॉल्व करने में पूरा सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन जल्दी से करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। 4 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 से 15, 15/4 फिर से 3.75। आप कहोगे कि सर यहां पे भी 3 आया, यहां पे भी 3 आया, यहां 5 आया, यहां पे भी 3 आया, सबसे ज्यादा वाला कौन 5 वाला, और वो किसमें हुआ है, पर्सन बी के लिए हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर डी पर्सन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसको।
थे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर होगा, समझ आया होगा। वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे बच्चे ध्यान से पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम समझ। क्या कहता है? द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई, मैथ्स फिजिक्स, इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 स्टूडेंट का क्या दिया है? परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि प्रदर्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि स्टूडेंट ए है, अगर हम पूछे स्टूडेंट ए ने फिजिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, आप कहोगे सर 86। ठीक है, मैंने पूछा बेटा बताओ कि मैथ्स में स्टूडेंट सी ने मैथ्स में कितना स्कोर किया, तो स्टूडेंट सी ये रहा, मैथ्स सबसे पहला वाला ये 67 मार्क्स से स्कोर किया। इसी तरह से बस डेटा रीड करना आना चाहिए और फिर हम क्वेश्चन बना लेंगे। वेरी गुड। चलो तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आया। अब हम बनाते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ टीआई, ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा टाइमर ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे ट्राई करेंगे ध्यान से। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन सारे लोग को ध्यान से बनाना है और ऑप्शन आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स पे बताना भी है। कहता है क्वेश्चन बेटा, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग दैट अ परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दी गई जानकारी के आधार पर यह विचार करते हुए कि एक प्रदर्शन परीक्षा की कठिनाई स्तर पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन? पहला ऑप्शन क्या कहता है? फॉर सी, इसके लिए सी के लिए मैथ्स इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्या मैथ सबसे मोस्ट डिफिकल्ट कब होगी? जब वो सबसे कम मार्क्स पाएगा। बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। एंड केमिस्ट्री इज इजीएस्ट, नहीं भाई, इजीएस्ट कौन सी है? सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं? 87, यानी फिजिक्स में आया, तो सबसे इजीएस्ट कौन सी है? फिजिक्स है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा। फिर कहता है ऑप्शन नंबर बी, फॉर डी ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम। डी के क्या सभी में मार्क्स सेम है? नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, फिजिक्स इज इजियर फॉर सी। सी के लिए फिजिक्स इजियर है देन बी एंड ई। तो बी और ई के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए? बी के मार्क्स आए 65 सॉरी, और ई के मार्क्स आए 69। तो इन दोनों से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसने किया? सी ने, मतलब सी को फिजिक्स बी और ई से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा आसान लगती है। बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पे। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि मैथ इज इजियर फॉर बी। बी के लिए मैथ क्या है? इजियर है देन फॉर ई एंड ए। तो क्या ई को कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई? ई को मिल रहे हैं 93। नहीं, ये रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग है, सी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हुई होगी ये बात। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई होगी। आप सभी बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल अब इस सीरीज में। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, चलिए पढ़िए मेरे साथ सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर पी एंड क्यू। ध्यान देना बेटा, पहले ऑपरेटर क्यू दिया है, फिर ऑपरेटर पी दिया है, अक्रॉस द सिटीज। कौन कौन से सिटीज में? ऑपरेटर पी है, ऑपरेटर क्यू है। कौन कौन सिटीज में है? ए बी सी डी ई। इन सिटीज के लिए इन लोग को रखा गया है। दो नेटवर्क ऑपरेटरों पी और क्यू के शहरों एबीसीडी के ग्राहकों, मतलब इनके कस्टमर्स हैं। दो नेटवर्क ऑपरेटर हैं पी और क्यू, इन अलग अलग सिटीज में, 5 सिटीज में ये लोग, ऑपरेटर पी भी पहुंचता है, नेटवर्क ऑपरेटर क्यू भी पहुंचता है। इनके जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनका नंबर से रिलेटेड डेटा दिया गया है और वही पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, ऑपरेटर क्यू के सिटी ए में कितने परसेंट लोग हैं ऑपरेटर क्यू यूज करते हैं? आप कहोगे सर 60। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये देखो ब्लू कलर से। ठीक है, लाइट ब्लू कलर से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो मतलब ये लाइट ब्लू किसके लिए है? ए के लिए है। देन ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, येलो वाला देखो डी के लिए है, फिर ये डार्क ब्लू आपका ए के लिए और ई के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये। आपको इसी ऑर्डर से ही इसको समझना है, प्रेडिक्ट करना है बेटा। इसी ऑर्डर से समझ के रखना है कि लाइट ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, डार्क ब्लू पे खत्म हो रहा है, मतलब सबसे पहला वाला ही ए होगा। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहला ये रहा, मैं टाइमर ऑन करता हूं, सारे बच्चे बनाए, सभी से बन सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कहते हैं?
Based on the information in the pie chart, if the customers of operator P are 3 points and customers of operator Q are, then in the city C, the positive difference between the customers of the operator. आप लोग को क्या करना है बेटा, दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पे आंसर, ये चीज आपको जारी रखना है जिससे आपको प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होती रहे, आपको समझ। सारे बच्चे ट्राई करें, सभी लोग को आंसर करना है कमेंट बॉक्स पे। मैक्सिमम लोग के आंसर आ चुके होंगे, बहुत बढ़िया बेटा, अपने आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स पे। वेरी गुड। चलिए तो फिर देखें, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब ध्यान देने की बात यह थी कि पहला डेटा पी के लिए दिया था, मतलब यहां पे 3.6 लाख, ऑपरेटर पी के लिए कितने हैं 3.6, ऑपरेटर क्यू के लिए कितने हैं 4.2। ठीक है, तो कहता है इन सिटी सी के लिए, तो सिटी सी ये है ऑपरेटर पी का और ये सिटी सी है ऑपरेटर, सॉरी क्यू का पहले है पी का बाद में। ठीक है, तो 23% और 15% सी का है, दोनों के बीच पॉजिटिव डिफरेंस बोल रहा है, मतलब छोटा बड़ा हो तो आपको देख लेना है। चलो बेटा हम यहीं से शुरू करते हैं। 4.2 लाख कह रहा है, तो 4.2 हम सबसे पहले ऑपरेटर क्यू की अगर बात कर ले, ऑपरेटर क्यू के सिटी सी में कितने लोग हैं ये देख लें, अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो ऑपरेटर क्यू 4.2 का 23%। अब ध्यान दीजिएगा लाख में था तो इंटू कितने का होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो डेसिमल कैंसिल हो गया, 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 टू जा 46, 6 हो गया और डबल जीरो लास्ट में रहेगा ही, 23 टू जा 46, 6 कैरी आ गया 4, 23 4 जा कितना 92, 92 और 4 कितना हो गया 96, 96,600 ये हो गया कहां पे ऑपरेटर क्यू के लिए। अब ऑपरेटर पी की बात करें बेटा, ऑपरेटर पी की बात करें तो पी में टोटल कितने 3.6 और कितना परसेंट 15%, और लाख है तो इंटू कर देंगे, तो डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो डेसिमल बच क्या गया लास्ट में डबल जीरो, 15 6 जा 90, 9 बच गया, 15 3 जा 45, 45 और 9 कितना 54। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यू माइनस पी करेंगे 96,600 माइनस 54, तो आप कहोगे सर 600 आ गया, 600 वाला एक ही ऑप्शन है, ये ऐसे भी आंसर कर सकते थे, और 6 माइनस 4 2 हो गया, 9 माइनस 5 4, तो 42,600 ऑप्शन नंबर बी सबका सही जवाब बेटा। अगर किसी ने आंसर किया बिल्कुल सही जवाब आप सब, इस चीज के लिए ख्याल रखना है, बस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, कैलकुलेशन पे पॉइंट पे फोकस करके रखना है। पी और क्यू को ध्यान रखना है, क्यू पहले दे दिया है पी बाद में दे दिया है, ये कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता था बच्चों के लिए, आप सब लोग को इस बात का ख्याल रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये फिर से जैसा कि मैंने कहा डीआई में ऐसा भी हुआ है कि एक डीआई से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना है। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ shows the expenditure on education sector by Indian government for the year 1415 to 1920। एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग एक्सपेंडिचर अलग अलग ईयर में एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, 2014-15 में ये था, 15-16 में, 16-17 एक्सपेंडिचर का पूरा आपको डेटा गिवन। अब इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन बनाने, चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और बढ़ते हैं और बनाते हैं। आप सभी बच्चे बनाएं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका ट्रिक। सारे बच्चे बनाएं जल्दी से, सभी बच्चे बनाएं और क्वेश्चन का आंसर करें। इज द गवर्नमेंट plans to increase the expenditure by 30% on the average of expenditure in 16-17, 17-18, 18-19, then the approximate amount in billions of rupees to be spent in 1920। क्योंकि ये सारा बीएन मतलब बिलियन में ही दिया है बेटा, ये सभी बिलियन में ही दिया है, इसलिए आपको परेशान नहीं। वेरी गुड।
सभी बच्चे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे। सभी को कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है। कौन सबसे पहले आंसर बनाएगा ये भी देखने वाली बात है। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करते जाएं, बनाते जाएं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सब। आप सभी लोग बना सकते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। आपको डीआई के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर हूँ एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखें ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब कैसे। तो कहता है 1617, 1617 में 720, 1718 में 820 और 1819 में 845। यही तीन 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 ड्यूरेशन, यही तीन ड्यूरेशन बोला है। इनको ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता। कह रहा 30% से इंक्रीज हो गया तो 1920 में कितना हो जाएगा इन ईयर्स में। इनके एवरेज से कुछ इंक्रीज हो रहा है ये कह रहा है साथ। हिंदी पढ़े यदि सरकार ने 2016-17, 17-18, 18-19 के व्यय के औसत व्यय में पहले व्यय निकालना है, फिर उनका एवरेज में 30% का इंक्रीमेंट कर बनाने इंक्रीमेंट करने की योजना बनाई। तो 1920 में खर्च की जगह में अनुमानित राशि अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर। तो तीनों को ऐड करने का भी आसान तरीका मैं आप सभी को सिखा रहा हूं। बेटा क्या करना है आपको, पहले तो ये 20, 20 और 45 को अलग रखना है। पहले क्या करना है, केवल केवल क्या ऐड करना है बेटा आपको, सबसे पहले यहां से 8, 8 प्लस 8 हो गया 16, 16 प्लस 7 हो गया 23, ये लिख लिए। और प्लस फिर क्या ऐड होगा बेटा, 20 प्लस 20 40 प्लस 45 80, और डिवाइड कर देंगे इतने से। तो 2385, 2385 डिवाइडेड बाय 3। 85 8 5 14, 14 3 17, 17 और 2 8 5 13, सॉरी 8 5 13, 13 और 3 16 और 2 18। 3 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 3 से 1 चला जाएगा, 3 से 7 21 हो गया, और 21 हो गया, 28 बच गया, मतलब कितनी बार जाएगा 3 9 27 और 3 5 795 एवरेज आ गया। तो 1920 में 2019-20 में अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा। तो हमें कह रहा है इस 795 का 30% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चे 130। आपको पता है कि 30% अगर इंक्रीज होगा तो 100 प्लस 30 130। चलो इसको पूरा सॉल्व कर दो, डबल जीरो डबल जीरो एक कैंसिल, एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 13 5 पूरा सॉल्व करोगे बच्चे तो 10335 आपका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर होगा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे। हम सभी लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे कैसे। क्या कह रहा है, हेडिंग में पढ़ते हैं द फर्स्ट ग्राफ। इसमें दो ग्राफ दिख रहे हैं बेटा, पहला बार ग्राफ दिख रहा है, दूसरा बार ग्राफ, दोनों बार ग्राफ आपको क्लियरली मेंशन है, दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है द फर्स्ट ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स। पहले वाले में क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स का 1000 में इन ग्रेड 1 टू ग्रेड 5, यानी ग्रेड 1 में बॉयज गर्ल्स, ग्रेड 2 में बॉयज गर्ल्स, ग्रेड 3 में बॉयज गर्ल्स, ग्रेड 4 में ग्रेड 5। अलग अलग ग्रेड्स हैं, जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, आप समझ रहे हैं ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। ठीक है, एक सिटी समझ लो। ठीक है, एक सिटीज हो, एक किसी भी सिटी में हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड बार ग्राफ शोज द परसेंटेज शेयर ऑफ 5 स्कूल्स इन टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट क्लास। मतलब अगर हम केवल ग्रेड ए की बात करें तो ग्रेड ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें सभी का, बी में ग्रेड 2 में उनमें सभी का, ग्रेड 3 में सभी का परसेंटेज, और ग्रेड 4 में सभी का परसेंटेज, ग्रेड 5 में सभी का परसेंटेज। ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में अभी इस ग्राफ में गिवन है। हिंदी में पढ़ें, पहला वर्ग आरेख एक से वर्ग 5 में छात्रों हजारों में लड़के और लड़कियों को दर्शाता है। नीचे दिया गया दंड आरेख, मतलब बाजू में जो दिया गया है सेकंड वाला, उस वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों में 5 स्कूलों का प्रतिशत हिस्सा दिखाता है। स्कूल ए का कितना होगा 30%, स्कूल बी का कितना 20%, स्कूल सी का कितना 10%, स्कूल डी का 25% और स्कूल ई का 15%। ये अलग अलग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको गिवन है, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है, सॉल्व करना है। वेरी गुड। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चंस, लाते हैं क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और फिर हम सब भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर भी करेंगे। Based on the information, if the boys to girls ratio in school D is 3:1, then the number of boys studying in school D
जानकारी के आधार पर यदि स्कूल डी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:1 है तो स्कूल डी में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या होगी। हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखते हैं कौन बनाएगा भाई, देखते हैं कौन बनाएगा। स्कूल डी में लड़कों और लड़कियों का रेशियो दे दिया है, स्कूल डी में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो जिन बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नहीं समझ आया, देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं वो कैलकुलेट, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि टोटल स्टूडेंट सभी ग्रेड में मिला करके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि उसमें से फिर स्कूल डी का परसेंटेज कितना होगा 25, और फिर उसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तब आंसर है। तो टोटल ऐड करते हैं, 20 + 15 कितना बेटा 35। समझिएगा, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। 12 + 22 कितना 34, फिर 18 + 8 कितना 26, 14 + 9 23, और 12 और 10 22। तो सबसे पहले ऐड करते हैं बेटा 34 और 26। 34 और 26 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 34 + 6 40, 40 + 20 60, 60 और प्लस 35, 60 + 35 हो गया 95, 95 और प्लस ये 5 हो गया 100, 100 और 20 20 40, टोटल स्टूडेंट कितने 140। और ध्यान दीजिए किसमें थे, 1000 में, यानी कि 1000 और 1,40,000 ये टोटल स्टूडेंट होगा। अब हम बात करें स्कूल डी में सॉरी, स्कूल डी की बात करें बेटा, तो स्कूल डी में 1,40,000 का 25%, 25% आपको पता है 1/4 भी होता है, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो यहां से डबल जीरो, 14 5 जा 70, 0 7 हो गया, 14 2 जा 28 और 7 कितना है 35,000। तो कहता है कि बॉयज रेशियो गर्ल्स 3:1 है, तो बॉयज पूछ रहा है, तो हम कहेंगे स्कूल डी में नंबर ऑफ बॉयज, स्कूल डी में नंबर ऑफ बॉयज 3/4, 4 कैसे, टोटल 3 + 1 4 आउट ऑफ 30, आंसर हो जाएगा 26,250। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक बार सारे बच्चे देख लें और कमेंट करते रहें, देखें आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सभी लोग इस सॉल्यूशन को जरूर देख लें कैसे मैंने सॉल्व किया है, और ना समझ आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते। चलिए बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये नया डीआई का क्वेश्चन है। क्या है पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हेडिंग में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रेशियो ऑफ अमाउंट, ध्यान देना, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट और अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब ये जो रेशियो गिवन है अलग अलग ईयर्स में, कैसे पता चलेगा सर कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर गौर करो समझना ये बात है बेटा, 2018 वाला कौन सा है, ग्रीन वाला है, और 19 उससे जस्ट आगे, मतलब ये 2018 होगा, यही से समझना बेटा आपको, ये 2018 हो गया, 2019, मतलब ये क्या रहा होगा 13 14 15 2016। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे ये 0.65 मतलब क्या है, ये 0.65 का मतलब ये है कि 2013 में, 2013 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 0.65 है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 65/100। 65/100, 13 चला गया और 20 चला गया, यानी आप कहोगे 13/20, यानी कि कहने का मतलब 2013 में अगर इंपोर्ट 13 का, तो 2013 में एक्सपोर्ट कितने का 20, ये कहने का मीनिंग, ये मीनिंग है इस बात का। अब यहां से ये बात निकलती है, और थोड़ा सा हम एब्रीविएशंस भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं 2016 का, ये है 2016 आपका येलो कलर वाला, तो इंपोर्ट ऑफ 16 ऐसा लिखेंगे अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ 16,
इक्वल्स टू 1.25। आप सब जानते हैं 1.25 मतलब 5/4, यानी कि अगर 16 में इंपोर्ट 5 का है तो एक्सपोर्ट कितने का होगा, 4 का होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस पर बेस्ड ये डीआई था, किस पर बेस्ड ये डीआई था। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर ये है, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे बनाएं और बताएं क्या आंसर हो। इफ द इंपोर्ट्स इन 2016 वर्थ रुपीज 250, बहुत आसान बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, आप सब बना सकते हैं। If the imports in 2016 worth rupees 250 million and the total export in the year 2016 and 17 together rupees 500 million, then import in 2017 were, देखते हैं सबसे पहला कौन बच्चा बनाइए बेटा, सभी लोग, सभी बच्चे बना सकते हैं। आप सभी को उस टाइम लिमिट में इस क्वेश्चन को बना लेना है। सभी बना सकते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, ठीक है, गुड। चलिए, तो आ चुका होगा आप लोग का आंसर। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे कह रहा है, इंपोर्ट्स इन 2016 वर्थ रुपीज 250 मिलियन, यानी कि इंपोर्ट इन 2016 एब्रीविएशंस के साथ लिखना है। इंपोर्ट इन 16 कितना है, 250 मिलियन। नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, मिलियन को थोड़ा अलग रखते हैं। एंड टोटल एक्सपोर्ट इन 16 एंड 17, मतलब 14 16 और प्लस 14 17, ये कितना दिया बेटा, 500 दिया। अच्छा भाई, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, इंपोर्ट ऑफ 16 अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ 16, ये पता है। क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2016 मतलब येलो कलर 1.25, 1.25 है अगर, तो कहने का मतलब हुआ 5/4। मतलब अगर 2016 का इंपोर्ट 5 यूनिट का होगा तो 2016 का एक्सपोर्ट 4 यूनिट। तो देखो बेटा, इंपोर्ट कितना दे रखा है, 250, यानी इस हिसाब से हम कहेंगे अगर 5 यूनिट का वैल्यू 250 मिलियन है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 मिलियन होगा। तो अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ 16 कैलकुलेट करें बेटा, तो ये होगा, आप कहोगे सर 4 यूनिट, क्योंकि रेशियो से देखेंगे 4 यूनिट यानी 4 इंटू 50 यानी 200। अगर ये 200 हो गया तो एक्सपोर्ट ऑफ 17 कितना बचा बेटा, आप कहेंगे सर एक्सपोर्ट ऑफ 17 ये बचेगा 500 माइनस 200, हर एक स्टेप बता रहा हूं, ये होगा बेटा 3। अब 300 अगर एक्सपोर्ट हो गया तो आप फिर से कहोगे सर इंपोर्ट ऑफ 17 अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ 17, क्योंकि हमसे एक्सपोर्ट दे करके इंपोर्ट पूछ रहा है। ये 17 में देखे जस्ट 1.4, तो 1.4 मतलब क्या होगा बेटा, 14 अपॉन 10, यानी कि 7/5, 7/5 है। अब गौर से समझिए बेटा, एक्सपोर्ट हमने निकाला 17 का 300, यानी कि ये 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 300, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 60 का, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 का, 420 मिलियन हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। 420 मिलियन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर हुआ, बस समझ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद आज के लिए सभी को बेटा थैंक यू। अगर आपको सेशन बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार आए महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा एवरीडे क्लास होता है मंडे टू सैटरडे 7:30 टू 8:30, मेरे साथ में लाइव क्लास में जुड़िए। और सभी को फिर से एक बार पूरे महिंद्राज फैमिली की ओर से, पूरे महिंद्रा परिवार की ओर से हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।